हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम सीखेंगे इस वीडियो में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ये हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ आपके जो आईआईटी जे एंट्रेंस भी दोगे तो वहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी स्टेट बोर्ड्स के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो चलिए सीखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ फिगर भी ड्रॉ किए हैं, तो इस फिगर को हम बाद में आएंगे। तो मान लीजिए हम एक कर्व ले लेते हैं, जैसे कि आप सभी ने फर्स्ट ईयर में क्लास 11 में पढ़ा है पाराबोला। तो मान लीजिए मैंने एक पाराबोला लेता हूं ऐसे, ठीक है। इसका इक्वेशन मान लीजिए y = x² है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये जो पाराबोला है इसका अगर हम यहाँ कोई भी पॉजिटिव साइड से मान लीजिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हमारा जो fx है वो कितना है, हमारा fx x² है, ठीक है। तो देखिए अगर हम पॉजिटिव साइड से दो x1 x2 कोई भी x1 x2 लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए ये हमारा है 1, मान लीजिए दिस इज 2, दिस इज 3, ऐसे करके आगे आगे है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं x1 ले लेता हूं, x1 = 1, ठीक, एंड x2 = ले लेता हूं 2, ठीक है। अगर हम f(x1) निकालें यहां तो हमें क्या मिलेगा, देखिए f(x1) अगर निकालें f(x1) 1 मिलेगा, क्योंकि fx हमारा कितना है x²। सो f(x1) कितना मिलेगा 1 ऑब्वियसली। फिर उसी तरीके से अगर f(x2) निकालें, दैट मीन्स x2 मतलब x2 हमारा कितना है 2, फिर यहाँ पर x के प्लेस पर 2 पुट कर लीजिए तो आपको कितना मिलेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ अगर आप कोई भी पॉजिटिव ऐसे x1 x2 ले लीजिए और f(x1) निकालिए, फिर उसके बाद f(x2) निकालिए, तो हर समय अगर हम जीरो से उस तरफ मतलब पॉजिटिव साइड से कोई भी x1 x2, जैसे कि x1 इज ऑलवेज लेस देन x2 होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर हर समय हमें क्या मिलेगा, f(x1) इज ऑलवेज लेस देन f(x2) ये मिलेगा। हम इस एग्जाम्पल पर भी देख पा रहे हैं कि f(x1) जो मिला है वो f(x2) से छोटा मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे भी, अगर आप यहाँ से ऐसे ट्रैवल किए, सपोज मान लीजिए आपको मैं बोलूँ यहाँ से आप ट्रैवल कीजिए, तो आप जैसे भी यहाँ से चलते जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो हाइट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में जो fx का वैल्यू है, fx का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कहां से इंक्रीजिंग कर रहा है, ओरिजिन से राइट साइड तक, ओरिजिन मतलब पॉजिटिव साइड से। पॉजिटिव साइड अगर जितने भी x है सभी x के लिए ये जो फंक्शन fx है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि वहां जो वैल्यू है fx का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है आगे आगे, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव साइड इस फंक्शन इज, दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। पर अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें इसे, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए ये है -1, ये है -2, ये है -3। तो अगर मान लीजिए मैं x1 ले लेता हूं -3 एंड x2 ले लेता हूं -2, ठीक है। तो फिर अगर हम f(x1) निकालें वो मिलेगा 9, ठीक है, एंड f(x2) वो मिलेगा 4, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), ये मिल रहा है, f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), ये मिल रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा था, जब हम x1 लेस देन x2 लिए, वहां पर राइट हैंड साइड पर मतलब पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव x के लिए, वहां पर f(x1) इज ऑलवेज लेस देन क्या हुआ, f(x2) मिला हमें। पर यहां पर क्या मिल रहा है,
जब हम x1 लेस देन x2 नेगेटिव साइड पर ले रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 मिल रहा है। मतलब अगर आप यहां से ऐसे करके ट्रैवल करते चले आए तो जो हाइट होगा उसका, जो fx का वैल्यू होगा, वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। मतलब इसका जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड मान लीजिए, ये नेगेटिव साइड, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव साइड है वहां पर हर समय फंक्शन का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब इस साइड पर हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, दिस फंक्शन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसे ही फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो चलिए थोड़ा उसे थोड़ा और हम स्पेसिफिक, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है उसका भी फिर से टाइप्स है, तो वो भी चलिए सीखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम पहले से ही कर रखा है। देखिए यहाँ पर ये फास्ट वाला फिगर को देखिए, यहाँ पर हम, ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पर अगर आप कोई भी x1 लेस देन x2 ले लीजिए, तो x1 मान लीजिए ये हमारा है x1, ठीक है, और ये हमारा है मान लीजिए x2। तो ये जो हाइट होगा, दिस इज आवर f ऑफ x1, ठीक। उसी तरीके से ये जो हाइट होगा, ये हमारा कितना होगा, दिस इज आवर f ऑफ x2। तो हम यहाँ पर अगर कहीं भी x1 लेस देन x2 लेते हैं, हर समय हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कहीं भी x1 लेस देन x2 ले लीजिए, तो वहां पर आपको हर समय क्या मिलेगा, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। मतलब यहां पर हम जितने आगे ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, x1 को अगर आगे बढ़ते चले गए, तो वहां पर जो फंक्शन fx का वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, वो मतलब इंक्रीज करेगा। तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस फंक्शन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। इसे ऐसे भी कहा जाता है, यहां पर अगर देखोगे सभी x1 लेस देन x2 के लिए हर समय हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 मिलेगा। तो इसे सिर्फ इंक्रीजिंग ना कह के इसे और एक टाइप में डिवाइड किया गया है। इसे क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को सिर्फ इंक्रीजिंग ना कह के हम क्या बोलेंगे, उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब अगर कोई भी x1 लेस देन x2 हो, तो वहां पर अगर f ऑफ x1 हमें हर समय लेस देन f ऑफ x2 मिल रहा है, तो वहां पर वो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट फंक्शन इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी अगर हम x1 लेस देन x2 लेते हैं, x1 लेस देन x2 लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आप खुद ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 मिलेगा कि नहीं। देखिए मान लीजिए ये हमारा x1 है, तो ये है, ये होगा हमारा f ऑफ x1, ठीक है, ये होगा हमारा f ऑफ x1, और ये मान लीजिए x2, तो ये होगा हमारा f ऑफ x2। तो यहाँ पर जो f ऑफ x1 होगा वो f ऑफ x2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, जितने भी हम आगे आगे ऐसे करके x अगर बढ़ाते चले गए, तो वहां पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये दो नीचे वाला जो फिगर 3 एंड फिगर 4 है, वहां पर थोड़ा देखिए। यहां पर अगर हम x1 लेस देन x2 लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर अगर आपने x1 लिया, उसके पास फिर x2 लिया, तो f ऑफ x1 इज ऑल ग्रेटर देन f ऑफ x2 ही होगा, क्योंकि f ऑफ x1 ये होगा, f ऑफ x2 ये होगा, तो ऑब्वियसली f ऑफ x2 इज बिगर देन f ऑफ x1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी x1 x2 लेते हैं, तो यहाँ पर भी
एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2 मिलेगा। पर अगर हम x1 x2 यहां पर लें, ठीक है, तो यहां पर देखिए ये होगा हमारा एफ ऑफ x1, ये होगा हमारा एफ ऑफ x2। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2 बोथ आर इक्वल मिलेगा। वहां पर आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो यहां पर फिर देखिए उसके बाद अगर आप x1 x2 यहां पर कहीं भी ले लीजिए, x1 x2, x1 इज लेस देन x2, पर f ऑफ x1 आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x2 के साथ इक्वल मिलेगा। फिर जब आगे हम बढ़ेंगे यहां से, यहां अगर x1 x2 लेंगे तो वहां पर क्या होगा, फिर से आपको f ऑफ x1 से f ऑफ x2 बड़ा मिलेगा। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, ये अगर हम टोटल पर कहीं भी अगर x1 लेस देन x2 लेते हैं तो हमें यहां पर f ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 तो मिल रहा है, पर ऐसे भी कुछ कुछ जगह है जहां पर हमें f ऑफ x1 इक्वल टू कितना मिल रहा है, f ऑफ x2 मिल रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर क्या मिल रहा है, x1 लेस देन x2 इंप्लाइज दैट हमें यहां पर f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को अब हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोल रहे थे, मतलब यहां पर भी बढ़ रहा है पर यहां पर कहीं कहीं सेम भी आ जा रहा है। जैसे कि आप अगर कोई माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, वहां पर कहीं कुछ देर चढ़ाई करने के बाद अगर मान लीजिए कहीं एक ऐसे करके प्लेन प्लेस आ गया, तो वहां पर क्या होगा, आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से तो ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, उसे क्या बोल रहे थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। इसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, ओनली हम इसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से देखिए यहां पर भी क्या होगा, जब हम x1 लेस देन x2 लेंगे, यहां पर f ऑफ x1 जो होगा which is greater than equal to f of x2 मिलेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर जब हम x1 x2 यहाँ पर लेंगे वहां पर इक्वल मिलेगा, पर बाकी जितने भी x1 लेस देन x2 लेंगे वहां पर f ऑफ x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या मिलेगा, f ऑफ x2 मिलेगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो हम इस चैप्टर में हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक फंक्शन दी गई होगी और वहां पर आपको पूछा गया होगा कि फाइंड द इंटरवल वेयर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और ऐसे भी पूछा जाता है कि फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा जो टाइप्स है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो देखिए अगर मैं एक ऐसे करके अगर मैं एक ग्राफ ले लूं, जैसे कि मान लीजिए जैसे इसे आपने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसे बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसे बोला आपने इंक्रीजिंग फंक्शन, उसे बोला फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैंने इस टाइप का कुछ एक ग्राफ ले लिया, जैसे कि मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है, तो ये फंक्शन को अगर मैं पूछूं वेदर दिस इज ए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आप यहाँ पर बता ही नहीं सकते कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर मैं आपको ये फंक्शन का ग्राफ दिखाकर आपको बोलूं। ठीक, तो चलिए अब इसका जो डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो चलिए सीखते हैं। तो देखिए हम उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन इन दी डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन आई। अभी हमने देखा था x1 इंक्रीजिंग कब होता था, जैसे देखिए यहाँ पर x1 लेस देन x2 होने पर वहां पर हमें हर समय क्या मिलता है, f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2। देखिए मैंने उसे लिखा है
x1 लेस देन x2, वही इंटरवल पर, एक इंटरवल मान लीजिए ये इंटरवल है जैसे यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहाँ पर कब इंक्रीजिंग होगा या यहाँ पर कब डिक्रीजिंग होगा, वही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। तो x1 लेस देन x2 इन i, एफ ऑफ x1 हमें क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 मिलेगा हर समय ये इंटरवल i पर, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग बोलेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो होल इंटरवल पर, ठीक। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब एफ ऑफ x1 ओनली हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ x2 मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। फिगर 1 पर देखिए, यहाँ पर हमें x1 लेस देन x2 पर हमें हर समय क्या मिलेगा, एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2, ठीक है। फिर देखिए तीसरे डायग्राम पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, x1 लेस देन x2 लेने पर हमें एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 मिलेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उस इंटरवल पर वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर फिर डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग हम कब बोलेंगे, अगर x1 लेस देन x2 हो और f ऑफ x1 हमें क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2, जैसे कि फोर्थ केस पर, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है टोटल इंटरवल पर, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, दैट फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये है हमारा डेफिनेशन। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि एक फंक्शन एक पॉइंट पर कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा, उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एक फंक्शन एक पॉइंट पर कब इंक्रीजिंग होता है। तो उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसके लिए हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक तो है नेबरहुड वाला डेफिनेशन और दूसरा है डेरिवेटिव वाला डेफिनेशन। तो दोनों डेफिनेशन हम सीखेंगे। तो मान लीजिए मैं एक कर्व ले लेता हूं उसे समझने के लिए। मान लीजिए ये एक हमारा कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स वाला कर्व है, ठीक। तो यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा x एक्सिस है एंड दिस इज आवर y एक्सिस, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम यही कहीं एक मैं ले लेता हूं, पहले ले लेता हूं x0, x0 ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो x0 होगा, इसके अगर हम सीधे सीधे यहाँ पर देखें तो ये जो कर्व है, देखिए ये कर्व दो पीस है यहाँ पर, एक तो इंक्रीजिंग वाला एक साइड है और दूसरा फिर डिक्रीजिंग वाला साइड है। जैसे कि हम अगर यहाँ से अगर ट्रैवल करें तो ये इंक्रीजिंग साइड है इसका, फिर यहाँ से फिर ये वाला साइड जो है वो डिक्रीजिंग वाला साइड है। तो हम पहले क्या जानेंगे कि एक पॉइंट पर एक फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है, उसके बाद फिर उसी डेफिनेशन को आपको फिर डिक्रीजिंग कैसा होगा आप खुद ही लिख सकते हो वो, ठीक है। तो देखिए ये जो x0 है, x0 ये अब कौन से साइड पर है, इंक्रीजिंग साइड या डिक्रीजिंग साइड, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग साइड पर है। तो पहले हम ये डेफिनेशन जानते हैं कि इसका अगर जो नेबरहुड वाला डेफिनेशन वो क्या है इसका। तो देखिए अगर हम x0 के पास एक नेबरहुड लेते हैं, नेबरहुड मतलब एक ओपन इंटरवल छोटा सा, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा x0 प्लस h और ये है मान लीजिए x0 माइनस h। नेबरहुड मतलब x0 के पास जितने पॉइंट्स है, बहुत पास वाले वो पॉइंट्स। तो उसके लिए मैंने एक इंटरवल ले लिया है x0 माइनस h, x0 प्लस h, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं आई सपोज मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो कर्व है, यहां पर हम अगर कोई भी x1 लेस देन x2 लेते हैं, यहां पर x1 लेस देन x2 जो लेंगे वो अगर हम इस i से लेंगे तो वहां पर हमें हर समय क्या मिलेगा, f ऑफ x1 इज ऑलवेज लेस देन f ऑफ x2 मिलेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि मान लीजिए ये हमारा x1 है ये x2 है, तो दिस इज f ऑफ x1 एंड दिस इज f ऑफ x2। सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये अगर फ्लैट होता यहाँ पर, जैसे इससे ऊपर ना जाकर पहले थोड़ा फ्लैट होता फिर आगे जाता, तो वहां पर क्या होने की चांसेस भी है, x1 इज इक्वल f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होने की भी चांस है। तो हमें वो इक्वल टू वाला केस को आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम चेक करेंगे वो जो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला ही क्वेश्चन हमारा ज्यादा है हमारे बुक पर। तो x1 लेस देन x2 पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हर समय f ऑफ x1
इज लेस देन एफ ऑफ x2। अगर ये फ्लैट हुआ तो वहां पर इक्वल टू भी मिल सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक फंक्शन एफ एक्स में इसे थोड़ा लैंग्वेज करके लिख लेता हूं, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज increasing at x equal to x naught if there exists an interval that is neighborhood I which is x naught minus h, x naught plus h such that यहां पर क्या होगा, हम अगर if such that x1 less than x2 implies f of x1 is less than equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to I। तो ये अगर होता है तब हम वहां पर क्या बोलेंगे, that function is increasing at x naught। तो डिक्रीजिंग का क्या होगा, वही सेम डेफिनेशन। यहां पर अगर हम एक्स नॉट ले लेते हैं तो वहां पर फिर से अगर हम नेबरहुड ले एक्स नॉट माइनस एच एंड एक्स नॉट प्लस एच, तो यहां पर क्या होगा, एफ ऑफ x1, अगर फिर x1 इज लेस देन x2 हम लेते हैं, कोई एक x1 यहां पर और कोई एक x2 यहां पर, तो एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा, एफ ऑफ x2 मिलेगा। अगर फ्लैट हुआ तो इक्वल भी मिल सकता है, ठीक है। तो वहां पर उसका डेफिनेशन आप खुद ही लिख लीजिए। उसका डेफिनेशन क्या होगा, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल आई एक्स नॉट माइनस एच एक्स नॉट प्लस एच सच दैट x1 लेस देन x2 implies that f of x1 is greater than equal to f of x2। ठीक है, उसी डेफिनेशन को आप लिख लीजिए डिक्रीजिंग के लिए। पर ये नेबरहुड वाला डेफिनेशन जो है वो आपकी कोई भी ये जो डेफिनेशन है वो आपका काम का नहीं है। आपका कौन सा वाला डेफिनेशन आपका काम का है, जो है वो डेफिनेशन है डेरिवेटिव वाला डेफिनेशन। क्योंकि हम ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव का यूज करके ही कैलकुलेशन करेंगे। तो डेरिवेटिव वाला डेफिनेशन क्या है, देखिए आपने अभी जो हमने आखिरी जो वीडियो में पढ़ा था जो कि था टेंजेंट नॉर्मल, वहां पर हमने ये पढ़ा है कि जो डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट एनी पॉइंट dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ जो अभी जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया था उसे और एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, और मान लीजिए ये है एक्स नॉट। ठीक है, तो ये है हमारा कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। अगर हम इस कर्व कौन सा वाला कर्व, y इक्वल टू एफ एक्स वाला कर्व, उसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें कहां पर, एक्स नॉट पॉइंट पर, तब क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, वो अगर हम डिस्कस करें तो देखिए जो डेरिवेटिव इसका निकलेगा कहां पर, dy बाई डी एक्स, और ऐसे भी मैं लिख सकता हूं एफ डैश एक्स नॉट जो होगा हमारा, वो एफ डैश एक्स नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर देखिए जो टेंजेंट होगा एक्स नॉट के सीधा यहां पर टच कर रहा होगा हमारा कर्व को। तो अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूं वो टेंजेंट को, सो वो टेंजेंट इस टाइप का कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो एफ डैश एक्स नॉट होगा ये क्या होगा, दिस रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पर, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स नॉट, मतलब दिस रिप्रेजेंट एफ डैश एक्स नॉट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट of the curve y equal to fx at x equal to x naught, at x equal to x naught। तो यहां पर देखिए ये जो स्लोप है, स्लोप हमने फिर आप थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, क्लास 11 में स्लोप का डेफिनेशन क्या था। स्लोप का डेफिनेशन ये था कि अगर कोई एक लाइन हो जो x एक्सिस के साथ जो भी एंगल कर रहा हो उसका जो टेन एंगल है उसे ही हम क्या कहते थे, स्लोप ऑफ द लाइन कहते थे।
ठीक है। और अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, यहाँ पर ये पढ़ा है कि जो डेरिवेटिव होता है वो भी स्लोप होता है। तो मतलब स्लोप का दो डेफिनेशन हमने पढ़ा है, एक डेरिवेटिव वाला डेफिनेशन और दूसरा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला डेफिनेशन। तो बट स्लोप दोनों ही केस में स्लोप वही एक ही है, बस डेफिनेशन अलग अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एफ डैश एक्स नॉट है इसका साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये अगर देखोगे तो ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है इसे थोड़ा अगर हम आगे इसे बढ़ा लें इसे, तो ये एक्स एक्सिस पर कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, कहीं पर इंटरसेक्ट जरूर करेगा ये। तो यहां पर अगर हम देखें इसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल होगा उसे अगर मैं थीटा मान लूं, तो जो टेन एंगल अब मिलेगा, स्लोप स्लोप मतलब टेन एंगल, जो टेन एंगल मिलेगा आप यहां पर देख सकते हो, दिस थीटा मस्ट बी एन एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 से तो जरूर छोटा होगा, 90 से ये जरूर छोटा होगा। आप ये एक्स नॉट को अगर यहां पर भी, ये जो इंक्रीजिंग साइड है इसका जहां पर भी ले लीजिए और वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए, जैसे कि यहां पर मान लीजिए, तो यहां पर अगर भी हम टेंजेंट ऐसे करके ड्रॉ करें, जो एंगल मिलेगा हमें वो एंगल 90 से तो जरूर छोटा होगा और 0 से बड़ा, मतलब एक एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होगा मतलब स्लोप अगर हम टेन निकाले, टेन थीटा निकाले, तो वो वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू एएसटीसी रूल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ 10 इज पॉजिटिव। ठीक है। तो यहां पर जो हमें जो इसका स्लोप मिल रहा है, टेंजेंट का स्लोप, वो हर समय कौन से साइड पर, पॉजिटिव साइड पर, और ऐसे भी बोल सकते हो इंक्रीजिंग साइड पर। कोई भी पॉइंट पर अगर इंक्रीजिंग आ रहा है तो वहां पर इंक्रीजिंग साइड पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप हर समय हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। तो हम ये भी कंक्लूजन दे सकते हैं, एक फंक्शन ए फंक्शन एफ एक्स, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए फंक्शन एफ एक्स इज increasing at x equal to x naught if f dash x naught मतलब दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी हमने देखा कि इंक्रीजिंग साइड पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, मतलब जो स्लोप मिलेगा वो टेंजेंट का, उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं दिस एफ डैश एक्स नॉट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, f dash x naught is also represent the slope of tangent of the curve fx at x equal to x naught। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं a function fx is increasing at x equal to x naught if f dash x naught हमें वहां पर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब जाकर हम क्या बोल पाएंगे कि वो फंक्शन x नॉट पॉइंट पर क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम डिक्रीजिंग वाला देखें, तो डिक्रीजिंग वाला देखिए, मान लीजिए यहां पर अगर एक्स नॉट हो तो वहां पर अगर हम फिर से टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो टेंजेंट इस टाइप का आएगा। ठीक है। और इसका अगर हम एंगल देखें एक्स एक्सिस के साथ, वो ऑब्वियसली एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्वियसली एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, पर कितना से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा। तो मतलब वहां पर जो हमें स्लोप मिलेगा उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वहां पर डिक्रीजिंग केस के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स नॉट, क्योंकि एफ डैश एक्स नॉट मतलब वो ही स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट, तो वो हमें यहाँ पर ज्योमेट्रिकली ही पता लग रहा है कि वो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल वो बनाएगा हमारे एक्स एक्सिस के साथ वो 90 से ज्यादा होगा। सो 90 से ज्यादा होगा मतलब दिस इज मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव वहां पर क्या होगा, डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होगा, और इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। यही आपको याद रखना है। फिर देखिए, अब बोलोगे सर कहीं 0 होगा कि नहीं, ऐसा हमें कोई पॉइंट मिलेगा क्या कर्व पर जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। हाँ, ऐसा एक भी पॉइंट है, जैसे कि अगर आपने ऐसे करके ट्रैवल किया यहाँ से
यहाँ मैं अगर बोलूँ यहाँ पर आपको पूछूं आप अब इंक्रीजिंग साइड पर हो या डिक्रीजिंग, तो आप बोलोगे नहीं सर हम इंक्रीजिंग साइड पर है, ऐसे करके इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग, ठीक। और यहाँ पर भी अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर डिक्रीजिंग साइड पर है। यहाँ पर अगर ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं आप बोलोगे नहीं सर डिक्रीजिंग साइड पर है। पर अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर एक ऐसा भी पॉइंट है जो कि ना हमारा इंक्रीजिंग साइड पर होगा ना डिक्रीजिंग साइड पर होगा। इंक्रीजिंग आइदर मतलब वही पॉइंट पर फंक्शन ना इंक्रीजिंग हो रहा होगा ना डिक्रीजिंग हो रहा होगा, मतलब वहां से ही उसके लेफ्ट साइड इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग हो सकता है और राइट साइड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि इसके लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग साइड है और राइट साइड क्या है डिक्रीजिंग। अगर ये कर्व ऐसा होता तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड पर डिक्रीजिंग होता और राइट साइड पर इंक्रीजिंग होता, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो डेरिवेटिव का साइन होगा वो किस टाइप का होगा, देखिए वहां पर जो डेरिवेटिव का साइन होगा वो डेरिवेटिव का साइन 0 होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे करके, तो ये जो टेंजेंट मिल रहा है हमें, ये टेंजेंट किसके साथ पैरेलल आ रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। तो एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ कब पैरेलल होता है, अगर उसका स्लोप 0 हो, मतलब स्लोप हमने क्या पढ़ा है, डेरिवेटिव। तो मतलब यहाँ पर जो स्लोप मान लीजिए ये अगर एक्स नॉट होता यहाँ पर, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स नॉट जो मिलेगा हमें, उसका वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। कहां पर आपको समझ में आ रहा है, ये वाला पॉइंट जहां पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, उस पॉइंट का एक नाम भी है, उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। the point where the function is neither increasing nor decreasing is called critical point। और उसे मैथमेटिकली that f dash x naught is said to be a critical point if f dash x naught equal to 0, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसके हेल्प से ही हम आगे जो इंटरवल निकालने वाले हैं इसका हेल्प भी वहां लेने वाले हैं। तो इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए एक पॉइंट पर कब डिक्रीजिंग होगा, अगर वहां पर लेस देन 0 आ रहा है, ठीक। यही है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का डेफिनेशन। तो कहीं कहीं ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए अगर कर्व ऐसे कुछ हो, ठीक है, इस टाइप का कुछ, थोड़ा बड़ा बना देता हूं आपके लिए, जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, ठीक। तो यहां पर देखिए अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, पर ये डिफरेंट इंटरवल में इंक्रीज होगा और डिफरेंट इंटरवल में डिक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर पहले आप देखो यहाँ पर कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये एक होगा, ये एक होगा, ये एक होगा, ठीक है, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इंक्रीजिंग कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक है, मान लीजिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये नीचे होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट मान लीजिए एक्स इक्वल टू C1, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा है एक्स इज इक्वल टू C2 पर, तीसरा है मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू C3 पर, फिर चौथा है मान लीजिए एक्स इक्वल टू C4, ठीक है। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखिए ये जो इंटरवल, ये टोटल इंटरवल पर डिफाइन हुआ था, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए A to B, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इंटरवल A to B, जब हम क्रिटिकल पॉइंट अगर हम यहाँ पर इंडिकेट कर लें तो अब A to B इंटरवल बहुत सारे सब इंटरवल में डिवाइड हो गया। जैसे कि ये मान लीजिए फर्स्ट I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो I1, I2, I3, I4, I5 है, यहाँ पर देखिए कहाँ पर इंक्रीजिंग है, देखिए कौन से इंटरवल पर इंक्रीजिंग है, I1 पर इंक्रीजिंग है, उसके बाद I3 पर है, फिर उसके बाद I5 पर है। तो ये कौन से इंटरवल पर इंक्रीजिंग है अगर आपको पूछा जाए तो इसका आंसर कितना होगा, I1 यूनियन I3 यूनियन I5, जैसे हम जो डोमेन रेंज निकालते थे क्लास 11 में उसी टाइप का ही,
ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। फिर कहाँ पर डिक्रीजिंग है, देखिए I2 फिर यूनियन I4, यहाँ पर डिक्रीजिंग है, ये होगा डिक्रीजिंग इंटरवल। ठीक, तो इस टाइप का ही हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, इंक्रीजिंग किसे कहते हैं, डिक्रीजिंग किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस वीडियो में बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर सारे जितने भी एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल, उसके साथ साथ जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक एग्जाम्पल है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं उसके लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए, तब जाकर आप आसानी से कर पाओगे। तो वैल्यूज के साथ साथ आप अगर जो हमारे ट्रिगोनोमेट्री पर था जो प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन जो था, अगर वो आपको याद हो तो आप आसानी से जो ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन होंगे वो कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।